हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एक क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ संविधान की क्लास। तो संविधान शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि राज्य व्यवस्था क्या होती है। तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ही संविधान आता है। राज्य व्यवस्था पढ़ने से पहले हमें राज्य को जानना जरूरी होता है। राज्य क्या होता है? तो राज्य एक अमूर्त संप्रत्यय है, यानी जो हमें दिखाई ना दे वही है राज्य। अब राज्य के कुल 4 तत्व हैं। राज्य बनने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से 4 तत्व? तो पहला होता है जनसंख्या। राज्य बनने के लिए सबसे पहला तत्व कि जनसंख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जनसंख्या। उसके बाद जनसंख्या के अलावा क्या होनी चाहिए? भूभाग, क्योंकि भूभाग पे ही जनसंख्या निवास करेगी। तो भूभाग होना चाहिए राज्य में, जनसंख्या होनी चाहिए। इसके अलावा होना चाहिए सरकार, और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होनी चाहिए क्या? संप्रभुता। संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब भी भारत के पास चारों चीज़ थी। जनसंख्या भी थी, सरकार भी थी, भूभाग भी था। लेकिन हमारे पास नहीं थी तो क्या? संप्रभुता। संप्रभुता कब आई? तो संप्रभुता 1947 के बाद आई। संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। वो सर्वोच्च शक्ति थी ब्रिटेन के पास। जब भारत आज़ाद हुआ तो ये संप्रभुता हमारे पास आई। तो जनसंख्या, भूभाग, सरकार, ये 3 अंग राज्य का शरीर है। और संप्रभुता क्या है? तो राज्य की आत्मा। संप्रभुता है राज्य की आत्मा। तो संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। इसे राज्य का सर्वोच्च आदेश या राज्य की सर्वोच्च इच्छा कह सकते हैं। यह राज्य की सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसे राज्य की आत्मा कह सकते हैं, संप्रभुता को। संप्रभुता के बिना राज्य नहीं हो सकता। अंग्रेजी काल में भारत के पास क्या थी? अंग्रेजी काल में भारत के पास जनसंख्या, भूभाग और सरकार जैसे तीनों तत्व मौजूद थे। लेकिन नहीं थी तो क्या? संप्रभुता। इसीलिए भारत को उस समय ब्रिटेन का गुलाम या उपनिवेश कहा जाता था, क्योंकि संप्रभुता किसके पास थी? संप्रभुता थी ब्रिटेन के पास। सर्वोच्च शक्ति किसके पास थी? ब्रिटेन के पास। ब्रिटेन ही भारत के लोगों को आदेश देता था और भारत के लोग इस आदेश का पालन करते थे। 15 अगस्त 1947 को यह संप्रभुता हमें हासिल हुई, तब जाकर भारत एक स्वतंत्र संप्रभु देश बना। इतना हम लोग जान लिए। अब आगे हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से क्या? संविधान। तो संविधान क्या होता है? किसी भी राज्य के नीति शासन के संचालन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होता है? संविधान। किसी भी राज्य की नीति शासन के संचालन के लिए आवश्यक दस्तावेज ही संविधान होता है। संविधान निर्माण के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो संवैधानिक विकास सबसे पहले पढ़ते हैं। तो संवैधानिक विकास क्या होता है? संवैधानिक विकास 1773 से लेकर 1950 तक को संवैधानिक विकास हुआ। सबसे पहले क्या आया? तो सबसे पहले आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, फिर 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 1833 का चार्टर एक्ट, फिर 1853 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1858 का भारत शासन एक्ट या भारत शासन अधिनियम, फिर 1861 में भारत शासन अधिनियम, फिर 1892 में भारत शासन अधिनियम, फिर 1919 में मार्ले मिंटो सुधार आया, फिर 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया, फिर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया, फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम आया। अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ लिखा है कहीं कहीं चार्टर एक्ट, कहीं कहीं लिखा है भारत शासन अधिनियम। तो चार्टर एक्ट क्या है? तो चार्टर एक्ट जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत का शासन संचालित होता था तो उसे चार्टर एक्ट कहते थे, और जब ब्रिटिश सरकार द्वारा शासन का संचालन होने लगा तो उसे कहने लगे भारत शासन
अधिनियम। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं इतिहास, कुछ जान लेते हैं। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड अपने यहाँ से निकला व्यापार करने के लिए भारत में, और उसने एक कंपनी बनाई जिस कंपनी का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका नाम तो बहुत बड़ा था लेकिन बाद में इसे साइड कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व के साथ व्यापार, क्योंकि जैसे यहाँ पर यूरोप था और यहाँ कहीं हमारा भारत था, तो इधर पूर्व हो जाएगा, तो यूरोप से इधर पूर्व पड़ता था। तो पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान किया वहाँ की महारानी थी एलिजाबेथ, और शुरुआत में 15 साल के व्यापार के लिए एकाधिकार प्रदान किया। बाद में जेम्स प्रथम आते हैं, वो कंपनी के जो 15 साल का था उसे अपूर्ण काल के लिए कर देते हैं। फिर 23 जून 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है बंगाल वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। उस समय बंगाल का नवाब था क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। फिर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। बंगाल, अवध और मुगल एक तरफ और ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरी तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुंडो। यहाँ दोनों जगह ब्रिटेन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ब्रिटेन की, उसका विजय होता है। फिर 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच में होती है, तो क्लाइव के बीच में होती है, और बाकी जो ये है बंगाल और अवध और मुगल के बीच होती है इलाहाबाद की संधि। तो फिर 1765 ईस्वी में क्लाइव आता है और बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कर देता है। ड्यूअल सिस्टम के बारे में हम लोग जान लेते हैं, द्वैध शासन के बारे में। तो द्वैध शासन का जनक कौन है, लियोनस कार्टियस। कौन है द्वैध शासन का जनक, लियोनस कार्टियस है द्वैध शासन का जनक। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है कि दीवानी अधिकार किसी को और व्यय और सुरक्षा किसी और को। तो दीवानी अधिकार दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, दीवानी अधिकार से हमें प्राप्त होता था रेवेन्यू, और व्यय और सुरक्षा को दिया गया नवाब को। स्वास्थ्य, शिक्षा यानी खर्च करने वाला सब चीज़ नवाब के पास आ गया, और दीवानी अधिकार किसके पास आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अब बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की किसने, तो क्लाइव ने की, और अंत किया द्वैध शासन का वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने किया, वारेन हेस्टिंग्स ने अंत किया द्वैध शासन का। अब ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे, पहले तो व्यापार करने के लिए आई थी, उसके बाद व्यापार करने के साथ साथ वो क्या करने लगी, राजनीति करने लगी भारत में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कुछ एक्ट बनाए गए, उसी एक्ट से ही हमारा संविधान का विकास हुआ। कुछ जगह से कुछ प्रणाली को हमने लिया। तो पहला एक्ट सबसे पहले कौन सा आया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ थे। और एक्ट में क्या कहा गया, तो एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जो था वो तो क्लाइव था, लेकिन जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वो था वारेन हेस्टिंग्स, और यही बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल बना। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट नहीं था, लेकिन इसका नाम था सुप्रीम कोर्ट, और इसमें 1+3 मेंबर थे। एक मुख्य न्यायाधीश थे, बाकी 3 अन्य न्यायाधीश थे, और फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश बनाए गए CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एलिजा इम्प्रे को। और एक चीज़ और किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 4 सदस्य को नियुक्त किया गया। 4 सदस्य को नियुक्त किया गया। बंगाल की जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी थी उसमें 4 सदस्य की नियुक्ति की गई। दूसरा एक्ट आया पीट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। 1784 ईस्वी में जो पीट्स इंडिया एक्ट आया उसमें ब्रिटिश के PM उस समय थे विलियम पिट, और उन्हीं के नाम पे ये पीट्स इंडिया एक्ट का नाम रखा गया। अब इसमें क्या किया गया, इसमें कार्य को पृथक कर दिया गया।
एक राजनीतिक कार्य और दूसरा व्यापारिक कार्य। राजनीतिक कार्य करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया और व्यापारिक के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया पिट्स इंडिया एक्ट में। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया, द एंड किया गया 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, यानी भारत शासन अधिनियम 1858 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। फिर 1813 का चार्टर एक्ट आया। उसमें क्या किया गया, तो उसमें पहली बात किया गया कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए का व्यय, चीन और चाय को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी चीन और चाय पर ही कंपनी का, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, बाकी और सभी जगह से एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त कर दिया गया। और शिक्षा पर 1 लाख रुपए और ईसाई मिशनरियों को धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई 1813 के चार्टर एक्ट में। फिर आया 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उस समय बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था और उसी को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यानी जो चाय चीन का एकाधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया गया। और विधि आयोग का गठन किया गया, विधि आयोग का गठन किया गया, स्थापना किया गया। और उसके प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए कौन थे, लॉर्ड मैकाले। और दास प्रथा समाप्त करने वाला एक्ट यही था। लेकिन दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ, तो 1843 ईस्वी में एलन बरो के समय में। ठीक है, फिर चलते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसमें सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता शुरू हुई और यह अंतिम चार्टर एक्ट था। 1857 की क्रांति इसी एक्ट के बाद हुई और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ। ब्रिटिश क्राउन का जब शासन शुरू हुआ तो भारत शासन एक्ट 1858 आया। वहाँ से महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था वो इलाहाबाद में घोषणा पत्र पढ़ा किसने, कैनिंग ने सुनाया 1 नवंबर 1858 को। उसमें बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्राउन को सौंप दिया गया और गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय मतलब राज्य का प्रतिनिधि। फर्स्ट वायसराय कैनिंग को बनाया गया, चूँकि यही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, यही भारत का प्रथम वायसराय बना। और फिर भारत परिषद का गठन किया गया और उसका हेड भारत सचिव बनाया गया। इसमें कुल 15 सदस्य थे। मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया और इसमें मैंने अभी बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी द एंड कर दिया गया। शुरू किया गया क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का शुरू कब किया गया था, मतलब इसका गठन वो किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट में। अब चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा इम्पोर्टेंट ये कभी कभी पूछ लेता है कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था, तो क्लाइव था। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर क्लाइव था और बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था वही बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल बना, जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वही भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल बना, उसका नाम था विलियम बेंटिक। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भारत का पहला वायसराय बना, जिसका नाम था कैनिंग। फिर चलते हैं 1861 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की तरफ। इसमें क्या हुआ, तो इसमें जो हुआ विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू हुआ और अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जेम्स विल्सन ने पहला बजट प्रस्तुत किया। फिर 1892 ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। फिर आया इम्पोर्टेंट एक्ट जिसका नाम है 1919 का मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो एक्ट क्या था, तो मार्ले कौन था, मिंटो कौन था,
तो मार्ले था भारत सचिव और मिंटो था वायसराय। और इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, यानी मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। और कार्यकारिणी, और इसकी कार्यकारिणी में फर्स्ट भारतीयों को शामिल किया गया। कार्यकारिणी में फर्स्ट भारतीयों को शामिल किया गया जिनका नाम था सत्येंद्र सिन्हा, जो कि विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को मिंटो ने कहा क्या? मिंटो ने कहा कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, और गांधी जी ने इसे क्या कहा? सर्वनाश करने वाला अधिनियम कहा। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब होता है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब होता है कि इसमें मुसलमान ही वोट देगा और मुसलमान ही चुनाव लड़ेगा। अब 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है, मॉन्टेग्यू थे भारत सचिव और चेम्सफोर्ड थे वायसराय। प्रांत में द्वैध शासन ड्यूअल सिस्टम की शुरुआत की गई और 2 विषय बनाए गए। 2 विषय में कौन? एक था आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय में आय, कार्यकारिणी परिषद, राजस्व, वित्त, पुलिस इसका, और हस्तांतरित विषय में व्यय, मंत्री, शिक्षा, स्वास्थ्य। और सबसे पहले इसी में क्या किया गया? तो इसी में उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। प्रांत में द्वैध शासन, विषय आरक्षित, हस्तांतरित। आरक्षित विषय में आय, कार्यकारिणी परिषद, राजस्व, वित्त, पुलिस, और हस्तांतरित विषय में व्यय, मंत्री, शिक्षा, स्वास्थ्य। अब चलिए, उत्तरदायी शासन का सर्वप्रथम प्रयोग किस एक्ट में किया गया? तो इसी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में उत्तरदायी शासन। और केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली, एक है राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। काउंसिल राज्य परिषद में 60 सदस्य 5 साल के लिए, और केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य 3 साल के लिए। और लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश भी इसी एक्ट में की गई, जो कि बना कब जाके 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर 1926 ईस्वी में बना, जो कि 1950 ईस्वी में यूपीएससी के नाम से जाना गया। और इसके फर्स्ट अध्यक्ष बनाए गए सर रोसबर्गर। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार इसी एक्ट में 10 वर्ष बाद समीक्षा करने, आयोग की समीक्षा करने की बात कही गई। 1921 में 1919 का एक्ट लागू हुआ। ठीक है, तो धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।